नमस्कार दोस्तों। चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी। जैसा कि पता है कि यहाँ पे अभी कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम तक के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी का एमसीक्यूज चलती है, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज चलती है। तो बहुत सारे टॉपिक हमने क्या किया है कि कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो आपके क्या है कि एग्जाम से पहले ही क्या किया जाएगा कि खत्म कर दिया जाएगा। तो जो लोग नए हैं दोस्त, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज यहीं पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए आज जो आपका टॉपिक लेकर के आया है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेकर के आया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट भी हो चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चनों का समूह हमने इसमें पूरा बना करके इसमें आपके सामने लेकर के आया है। तो जो लोग नए दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बता देते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। बाकी इस सब का अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्त आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा और पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सरल भाषा में रहता है, आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मतलब इलेक्ट्रिशियन में एकदम जो है बोनाफाइड हो तभी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक से है एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ ले लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या कर लेते हैं कि दोस्त बेसिक इलेक्ट्रिकल से जितने भी क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं उसको क्या करते हैं कि एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल तो जानते ही हैं कि पूछा ही जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते हैं आपको, एकदम बेसिक से उठाने क्वेश्चन, जो आप पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं वो भी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें पहले दे दिया है क्वेश्चन, क्या दे दिया है कि यदि प्रतिरोधों की संख्या को क्या किया जाए कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, दो तरह से, इसमें तीन तरह चार तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे तरह से क्वेश्चन को आपको हम क्लियर करते चलते हैं। देखिए पहले नंबर पर ये क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें दे दिया है कि मान लीजिए कि प्रतिरोधों की संख्या को सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में अगर कनेक्ट करते चले जाते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें जाना है। देखिए सीरीज में क्या होता है कि प्रतिरोध जैसे जैसे उसमें कनेक्ट कीजिएगा, जोड़ते चले जाइएगा, उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि आपको बढ़ता चला जाएगा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जो होगा। यही अगर मान लीजिए कि इसमें श्रेणी क्रम न दे करके अगर समांतर कर देता है तो समांतर में अगर कहता है कि मान लीजिए कि समांतर में प्रतिरोधों की संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तब उस कंडीशन में घट जाता है। क्या होता है, समांतर में घट जाता है। ध्यान लीजिए, प्रतिरोध को जैसे कनेक्ट करते चले जाएंगे वैसे उसका समतुल्य प्रतिरोध घटता चला जाएगा। और सीरीज में क्या होता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाता है। अब यही कारण होता है कि घर का जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो किसमें करते हैं, पैरेलल में यानी समांतर में, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट जो है क्या करते हैं कि लोड पे डालते हैं। बल्ब हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है कि कम हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे दिया है कि यदि किसी समांतर परिपथ में, अगर किसी समांतर परिपथ में क्या किया जाए कि एक प्रतिरोध को हटा लिया जाए तब उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए पहले इसको तो समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कोई पैरेलल में क्या है कि पैरेलल में प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है, और उसमें से एक प्रतिरोध को आप क्या कीजिए कि हटा लीजिए, तब उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा यानी कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें जानना है। देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो अगर जैसे ही आप क्या कीजिएगा कि रेजिस्टेंस को हटाइएगा, वैसे क्या होगा कि उसके रेजिस्टेंस का मान क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा ये। अब कैसे बढ़ जाता है, थोड़ा सा ये चीजें समझ लीजिए। जैसे कि बताते हैं कि ये अब क्या है कि सारे जो है क्या है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पैरेलल में जितने भी प्रतिरोध को कनेक्ट करते हैं उसका समतुल्य यानी कुल प्रतिरोध कितना आता है, कम होता है, जब चला जाता है। जितना भी प्रतिरोध कनेक्ट करते जाइएगा उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसमें से क्या किया जाता है कि एक को हटा दिया जाता है, तो एक को हटाइएगा तो बाकी शेष जो बचेगा उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना जैसे जैसे प्रतिरोध को हटाते चले जाएगा वैसे वैसे उसका प्रतिरोध का मान जो है, समतुल्य कुल प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे जोड़िएगा वैसे वैसे समतुल्य यानी कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा कि घटता चला जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आपको रिपीट भी किए जा चुके हैं, इसलिए हम आपको क्या किए हैं कि सभी में क्वेश्चनों को, वैसे क्वेश्चन जो रिपीट किए जा चुके हैं उसको इसमें हम डाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए इसमें दे दिया आपको कि तार उंड प्रतिरोधक यानी कि वायर उंड रजिस्टर है। ठीक है, तो उसका जो क्या होता है कि वाइंडिंग जो किया जाता है वो किस तार से किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, वायर उंड रजिस्टर का वाइंडिंग जो होता है वो किस तार से किया जाता है, ये हमें जानना है। तो इसमें देख लीजिए इन ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि वायर उंड का रजिस्टर जो होता है उसका वाइंडिंग जो होता है किस तार से किया जाता है,
मैग्नीज और जान लीजिए कि नाइक्रोम के, मैग्नीज और नाइक्रोम के तार से। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इस दोनों में से किसी एक से क्या क्या किया जाता है कि बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, उन वायर उंड रजिस्टर के, ठीक है, बाइंडिंग जो होता है सो। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दिया कि जब मान लीजिए कि कोई प्रेरक है, प्रेरक मतलब क्या, इंडक्टर है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता बढ़ता है, कैसे है। उसी के तौर पे ये भी है कि आपका इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब प्रेरक है, प्रेरक को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध, तुल्य रिएक्टेंस कहिए, प्रेरक है ना, रिएक्टेंस कहिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए, ये रिएक्टेंस जान लीजिए कि ये जो प्रतिरोध होता है उसी के बराबर होता है। कैसे, तो इसको सीरीज में जैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग प्रेरक को यानी इंडक्टर को, तो जैसे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस को जैसे सीरीज में कनेक्ट करता है, जैसे उसका प्रतिरोध मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से इंडक्टर में भी होता है। इंडक्टर को भी आप सीरीज में अगर कनेक्ट कीजिएगा तो इसका क्या होगा कि इंडक्टेंस का वैल्यू जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसका मान भी क्या होगा कि सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इसका मान भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको भी इंडक्टेंस जो होता है ना, इसको भी जैसे के प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, समतुल्य प्रतिरोध होता है सीरीज में, तो आर बराबर क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते चले जाते हैं। उसी तरह से इंडक्टेंस में भी होता है। इंडक्टेंस में अगर मान लीजिए कि इसका अगर हमें इंडक्टर है, इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका इंडक्टेंस का वैल्यू जो होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 एन तक के चला जाता है। तो ये भी सीरीज में क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक इंडक्टर, ठीक है, एक क्या है कि उपकरण है जो ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करती है ये हमें जानना है, संग्रहित करती है। तो आपको इंडक्टर पढ़ा दिए थे टॉपिक दोस्त, इंडक्टर बहुत अच्छे से मैंने क्या किया है कि टॉपिक को क्लियर किया है। तो इंडक्टर जरूर क्या कीजिएगा कि देख लीजिएगा वीडियो, वैसे आपको जान लीजिए कि प्ले लिस्ट में है शामिल, तो प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको टॉपिक वाइज वहां पे सारे जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इंडक्टर है, इंडक्टर एक उपकरण है। अगर मान लीजिए ये इंडक्टर क्या काम करता है, ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, तो किस रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है ये हमें जानना है। देखिए इंडक्टर का काम क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि कैपेसिटर होता है ना, तो कैपेसिटर क्या करता है दोस्त, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो उसी तरह से ये भी होता है इंडक्टर। इंडक्टर से क्या कीजिएगा, जब एसी करंट इससे सप्लाई कीजिएगा, तो एसी करंट सप्लाई कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी के रूप में क्या कर लेता है कि जो है स्टोर करने का काम कर लेता है इंडक्टर जो होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को वो एनर्जी के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करता है कि इसको स्टोर करने का काम करता है इंडक्टर। पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे इंडक्टर हमने क्लियर पढ़ा ही दिया है आप लोगों को। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि आर्मेचर, आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस जो है वो किस पर निर्भर करता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए आर्मेचर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो चाहे किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो आप ओम्स का लॉ पढ़े होइएगा, ओम्स के लॉ में प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करते रहता है, प्रतिरोध जो होता है उसके तार के जो होता है उसके लंबाई पर डिपेंड करता है। तार की लंबाई बढ़ेगी मतलब कि उसका क्या होगा कि प्रतिरोध का मान भी बढ़ता चला जाता है, यही ना होता है। तो इसमें ये फर्स्ट नंबर भी होगा कि अगर मान लीजिए कि उसकी कंडक्टर की लंबाई अगर बढ़ाइएगा, तार की लंबाई अगर बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता चला जाता है। दूसरी ये चीज होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करती है। तीसरी ये चीज जान लीजिए कि जितनी ज्यादा वायर होगी उतनी क्या होगा कि उसका ज्यादा रेजिस्टेंस का मान होगा। तो ये थर्ड नंबर पे भी डिपेंड करती है आपका कंडक्टर की संख्या पे। मतलब अगर देख लिया जाए तो 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ये फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उपयुक्त में सभी पे डिपेंड करती है, ठीक है। कंडक्ट किसी भी चीज का रेजिस्टेंस, चाहे ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्यों ना हो, आर्मेचर के वाइंडिंग का, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक में क्या होता है कि उष्मा उत्पन्न होती है, वो किस वजह से उष्मा उत्पन्न होती है ये हमें जानना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एल्युमिनियम का वायर है, उससे क्या कीजिए कि करंट प्रवाहित कीजिए। करंट प्रवाहित होने पर क्या होगा कि एल्युमिनियम का वायर जो है हीट होना शुरू हो जाता है। तो हीट क्यों होता है, कोई भी वायर अगर हीट हो रहा है करंट प्रवाहित करने पे तो वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जिसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा क्या होता है कि हीट होते चला जाता है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम जो है क्या होता है कि हीट होता है। जैसे कि मान लीजिए सिल्वर वायर हो गया, तो ये मतलब कि ये कहते हैं ना कि कंडक्टर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद नगण्य होता है उसमें, तो वो कम हीट उत्पन्न करेगा, ठीक है। बाकी एल्युमिनियम का तार देख लीजिए, उसको लगा दीजिए तो वो तुरंत हीट होकर के गल जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का मान उसमें ज्यादा होता है। तुलना करें अगर कॉपर की चांदी की,
ठीक है, कॉपर भी अच्छा माना जाता है, सुचालक माना जाता है ये करंट का, ठीक है। तो उसमें कम प्रतिरोध होते हैं, कम रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से हीट होता है, ध्यान रखना है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि हीट होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दिया है कि करंट ले जाने वाले कंडक्टर के ऊपर क्या किया जाता है कि इंसुलेशन प्रदान किया जाता है। तो इंसुलेशन क्यों दिया जाता है ये हमें जानना है, ठीक है। जैसे बहुत तार होता है ना, तो मान लीजिए कि नंगा तार होता है, कॉपर का होता है, तो कॉपर के नंगे तार दोहरा दीजिए ना, ऊपर से इंसुलेशन क्यों करते हैं? इंसुलेशन करने का कारण क्या होता है दोस्त? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहले तक चलिए देखते चलते हैं ऑप्शन में क्या क्या कारण होते हैं। पहला नंबर तो दे दिया है कि करंट के लीकेज जो होता है उसको रोकने का काम करता है, तो बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि नंगा वायर ले गया, उसे करंट प्रवाहित कर दिया और उसमें मान लीजिए कि पेड़ उड़ के पत्ते सट गए, तो क्या होगा? करंट लीकेज हो जाएगा। करंट क्या होगा कि उससे प्रवाहित होकर के जो है ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा, तो लीकेज होना शुरू हो जाएगा। तो लीकेज ना हो इसके लिए भी क्या किया जाता है कि उसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है। दूसरी नंबर जो है ये देख लीजिए, शॉक करने से बचने के लिए भी किया जाता है कि ये शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए भी बचाव के लिए क्या किया जाता है कि उसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है। तीसरा नंबर दे दिया है, तीसरा नंबर कहता है कि उपयुक्त में दोनों कारक के, तो ये बिल्कुल सही है, ये दोनों कारक पे। और भी बहुत सारे कारक होते हैं लेकिन इसमें दिया गया नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये दोनों कारक सही है। ये दोनों फैक्टर क्या है कि बिल्कुल सही है। ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है कि इंसुलेशन किस लिए किया जाता है। लेकिन चलिए आप थोड़ा सा समझते चलिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, आपको बताते चलते हैं कि इंसुलेटर क्यों किया जाता है। आप भी लॉजिक लगा करके समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल जो है क्या हो कि शॉक ना हो, इलेक्ट्रिकल शॉक ना हो उसके लिए भी इंसुलेशन किया जाता है। एक तो इलेक्ट्रिकल लीकेज के लिए, लीकेज को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है कि इंसुलेशन किया जाता है। उसके बाद सेफ्टी पर्पज से भी किया जाता है। मान लीजिए कि नंगा वायर है, तार दोहरा दिए, तो उसको सेफ्टी चाहिए ना, नहीं तो कोई चीज उसमें आकर के क्या होगा कि सटेगा, बस जो उससे करंट प्रवाहित होगा उसका जो है शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए एक भरोसेमंद के लिए उसको आराम से पकड़ करके काम किया जा सके, अगर मेंटेनेंस किया जा सके, उसके भी क्या किया जाता है कि इंसुलेशन का काम किया जाता है, इंसुलेशन दिया जाता है। नहीं तो नंगा वायर को कौन पकड़ के कोई काम करेगा? मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कोई करेगा नहीं करेगा। इसलिए इंसुलेशन का क्या किया जाता है कि उस पर जो है परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब समांतर सर्किट का तथा कि एक पैर अगर मान लीजिए खोल दिया जाता है तो उसका कुल धारा का मान कितना होगा ये हमें जानना, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम समझा देते हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए अगर कोई पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में एक पैर को, एक लेग को कहिए कि अगर उसको ओपन कर दिया जाता है तो ओपन कर देने पे उसका जो है कुल करंट का वैल्यू कितना होगा ये हमें जानना है। देखिए टोटल करंट का वैल्यू क्या होगा कि घट जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि घट जाएगा। कैसे घटेगा थोड़ा सा ये समझ लीजिए, करंट की बातें कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस की बातें कर लेता तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता, लेकिन करंट की बातें कर रहा है तो करंट का मान यहाँ पे घट जाएगा। कैसे घटेगा? जैसे मान लीजिए कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां से करंट प्रवाहित हो रहा है, तो तीनों में क्या हो रहा है कि करंट जा रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी एक को हम यहां से हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो करंट इससे प्रवाहित हो रहा था, वो करंट पूरा प्रवाहित होगा नहीं होगा। तो करंट का वैल्यू क्या होगा कि यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस के पास में आकर के क्या होगा कि ब्रेक रुक जाएगा, और जितना करंट पास होना चाहिए था टोटल में उतना करंट जाएगा नहीं। इसलिए क्या होगा कि रेजिस्टेंस का मान, करंट का मान क्या होगा कि घट जाएगा। अगर प्रतिरोध की मान कहते तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है पैरेलल में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं, देखिएगा अगला नंबर। देखिए अगला नंबर ये दे दिया है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम के नियम किस पे लागू नहीं होता है ये हमें जाना है। तो ओम का नियम अगर पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा, V बराबर I इंटू आर होता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये सभी पे क्या होता है कि डिपेंड करता है। तो इसमें से देख लेना है आपको कि ओम का नियम जो है किस पे लागू नहीं होता है। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर तो आपको दे दिया है कि रैखिक सर्किट, मतलब कि एक लीनियर जो है सर्किट है, क्या उस पर डिपेंड करेगा, लागू होगा। तो सर्किट में तो होगा, क्योंकि सर्किट में क्या होगा कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब उत्पन्न होगा, तो उसमें तो क्या होगा कि ये लागू होगा ओम्स के लॉ में। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर आपको कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब में अप्लाई नहीं होगा ओम्स का लॉ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वैक्यूम ट्यूब्स में ओम्स का लॉ अप्लाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सभी अच्छे कंडक्टर में डैश उच्च होते हैं। मतलब जितने भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर कहने का मतलब कि जिससे करंट प्रवाहित करते हैं, जितने भी वायर होते हैं या जो भी कहिए उसको, जिसे करंट पास होता है, तो वो उसमें सबसे उच्च क्या होता है, सबसे हाई क्या होता है ये हमें जानना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि चांदी का वायर हो गया, कॉपर का वायर हो गया,
या मान लीजिए कि जिससे करंट प्रवाहित होता है लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिससे करंट प्रवाहित हो रहा है, उसमें सबसे अच्छा क्या होता है, जिससे क्या होता है कि आपका कंडक्टिंग का काम करता है। तो कंडक्टेंस का काम करने का मतलब क्या होता है कि उसमें सबसे अच्छा क्या होना चाहिए कि कंडक्टेंस होना चाहिए, मतलब चालकता का मान होना चाहिए, ठीक है, ताकि उससे करंट आसानी से पास हो सके। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि फ्री रूप में क्या होता है कि प्रवाहित होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में प्रवाहित होगा, फ्री रूप में फॉलो होगा, उतना ही उसका कंडक्टेंस का मान जो है अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही हाई माना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये हमें जानना है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, पहले नंबर देख लीजिए, पहला नंबर तो कहता है क्या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो प्रवाह होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं कि करंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि संधारित्र क्या संग्रहित करता है ये हमें जानना है। संधारित्र कहने का मतलब क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या स्टोर करने का काम करता है ये हमें जानना है। जैसे कि आपको इससे पहले इंडक्टर के बारे में बता दिए थे कि इंडक्टर क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, उसी तरह से कैपेसिटर भी होता है। तो कैपेसिटर क्या स्टोर करने का काम करता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए कैपेसिटर आपको बता ही दिए है कि चार्ज को यानी आवेश को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। हाँ ये देख लीजिए कि विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है ये हमें जानना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये डीसी करंट की ये हमें जानना है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट की आपका फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आवृत्ति समझते होइएगा, जो क्या होता है कि फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आवृत्ति उत्पन्न होते रहता है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं कि आवृत्ति कहते हैं, जो फ्लक्चुएट होते रहता है, एक रेखा बनते रहता है, ठीक है। तो डीसी धारा यानी कि डीसी करंट में बताना है कि क्या होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए डीसी करंट की अगर बात कर लेते हैं तो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा ये भी बताएंगे आपको। देखिए ये फर्स्ट नंबर पहले जान लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट होगा कि डीसी करंट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, 0 होता है। क्यों होता है देख लीजिए, क्योंकि क्या बताते हैं कि डीसी करंट जो होती है वो क्या होती है कि सीधा निकलती है, तो इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। होता किसमें है तो एसी करंट में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है, एसी करंट में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा, डीसी करंट में नहीं मिलेगा। डीसी करंट डायरेक्ट होता है, तो जब ये डायरेक्ट होता है तो ये क्या होता है कि कोई लाइनिंग नहीं बनाता है, तो इसलिए इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसमें कोई साइकिल नहीं बनता है, इसलिए इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ये हमारे एसी करंट है तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव फ्लक्चुएट जो है क्या होता है कि होते रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन डीसी करंट में नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि प्रति सेकंड चक्र की संख्या को दोस्त क्या कहते हैं हमें ये जानना है। तो प्रति सेकंड साइकिल की नंबर जो होती है वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अभी बता दिए ना कि फ्लक्चुएट करेगा, साइकिल एक बनाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, यानी कि आवृत्ति कहलाएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं प्रति सेकंड अगर चक्र की संख्या है तो, ठीक है। ये जान लीजिए कि कभी कभी पूछ देगा आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा ही मात्रा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि विद्युत धारा का पता लगाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाता है कि इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है या नहीं, या सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पता लगाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत लोग जो है इसमें क्या करते हैं कि आमीटर खोजने लगते हैं, आमीटर को मारते हैं। आमीटर जान लीजिए कि धारा को मेजर करने की एक इकाई होती है, धारा को करंट को मेजर करता है आमीटर, ठीक है, कि कितना धारा प्रवाहित हो रही है। ये इंडिकेट नहीं, ये पता नहीं लगाती कि इसमें करंट है कि नहीं है, वो काम करेगा गैल्वेनोमीटर काम करता है कि एक सर्किट में करंट है या नहीं, कितना है करंट ये आमीटर पता लगाएगा, आमीटर का काम होता है, ठीक है। तो ये करंट का ऐसा मात्रक जो है एम्पियर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, पता लगाने का काम जो है अपना ये गैल्वेनोमीटर करता है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपने दिया है कि वे पदार्थ जिनमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है कि अधिकतम होती है, और क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है कम प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस की संख्या कम प्रदान करता है, क्या कहलाता है। तो दोस्त देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कि उससे करंट जो है प्रवाहित होगा, सीधी सी बात है।
रेजिस्टेंस क्या करता है कि वो करंट को क्या करता है कि प्रवाहित होने से रोकता है, यही ना करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के यहाँ मान कम है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि प्रवाह होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट उससे प्रवाहित होगा, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सिल्वर हो गया, उस कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है और जो है रेजिस्टेंस की मान कम होती है। तो ये क्या होता है कि एक तरह का कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, कंडक्टर। कंडक्टर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण क्या होता है कि उसमें धारा प्रवाहित होती है, क्या कहलाता है। देखिए धारा प्रवाहित होता है, किसी भी चालक का वह गुण जिसमें क्या होता है कि धारा प्रवाहित होती है, क्या कहलाती है। देखिए वो तो पहले तो ये चीज जान लीजिए कि चालक का, ये कंडक्टर की बातें कर रहा है। ये सीधा अगर देता, जैसे कि इससे पहले दे दिया है कि वह पदार्थ या वह मतलब कि ये मटेरियल जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होती है, क्या कहलाता है, तो वो कंडक्टर होता है। लेकिन कंडक्टर की गुण कह रहा है, यहाँ पे चालक की गुण कह रहा है, तो कंडक्टर का वह गुण हमको बताना है जिससे क्या होता है कि करंट जो है प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण करंट प्रवाहित होती रहती है, वो क्या कहलाता है, वह कंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडक्टेंस, ध्यान रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि वह कंडक्टेंस कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि चालकत्व के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। चालकत्व मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो क्या कहलाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, आपको हम पहले बता दिए कि चालकत्व क्या काम करता है कि अपने से होकर के करंट को क्या होता है कि प्रवाहित होने देता है। जो करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है यही ना उसका उल्टा होगा। तो इसका उल्टा जो होगा, जो करंट को प्रवाहित नहीं होने देगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, और जो करंट को प्रवाहित होने देता है, तो करंट को मतलब कि जाने की अनुमति देता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, यानी कि चालकत्व कहते हैं। और जो करंट को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। प्रतिरोध और चालकत्व ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक विद्युत फिलामेंट बल्ब को डैश से चलाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत का फिलामेंट जानते होइएगा जो टंगस्टन का बना होता है, तो वो टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है वो किससे मतलब कि चलाया जा सकता है। क्या सिर्फ जो है डीसी करंट से चलाया जा सकता है, या सिर्फ एसी करंट से चलाया जा सकता है, या आपको केवल बैटरी के मतलब चलाया जा सकता है, या सभी से चलाया जा सकता है, ये चीजें बताना है। देखिए आपको जानते हैं कि जो भी बल्ब होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि फिलामेंट वाले जो भी बल्ब होता है उसकी बातें कर रहे हैं हम। अब तो एलईडी आ गया है, उसमें फिलामेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जो बल्ब क्या होता है कि फिलामेंट वाली होती है, वो फिलामेंट वाली बल्ब जो होती है वो डीसी से भी ऑपरेट होती है और एसी से, क्योंकि डीसी वाली बल्ब अलग होती है, एसी वाली बल्ब अलग होती है। जो फिलामेंट होती है, तो दोनों बल्ब क्या होते हैं कि बनाए जाते हैं डीसी वाले और एसी वाले भी। जैसे कि टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी फिलामेंट होता है। तो उसमें पहले वाले बल्ब में, अब तो टॉर्च जो है एलईडी वाले टॉर्च आ गए हैं, पहले की बातें करते हैं, उसमें क्या होता था कि फिलामेंट होता था, तो वो डीसी बैटरी से जो है क्या होता था कि चलता था, तो वो डीसी से भी जो है क्या होता है कि फिलामेंट चल सकती थी। और जो हम लोग घर में जो है बल्ब 100 वाट का जो बल्ब यूज करते थे उसमें भी फिलामेंट होती थी, तो उस वो जो है एसी से भी सप्लाई होती थी। तो बैटरी डीसी एसी सबसे हो सकती थी इसमें से। ठीक है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि उपयुक्त में सभी से संचालित हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच, कहता है दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगी अगर उनका मान क्या समान होना चाहिए, तब तो वह धारा प्रवाहित नहीं होगी। मान लीजिए, ठीक है, देखिए कोई अगर दो आवेशित वस्तु है तो उसके बीच धारा प्रवाहित कब नहीं होगी, उसमें क्या समान होना चाहिए जो धारा प्रवाहित नहीं होगी। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर तो कहता है कि आवेश समान होना चाहिए तो धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो आवेशित है ही वस्तु, तो दोनों में आवेश होगा ही, तो इससे धारा प्रवाहित हो गई। दूसरी चीज ये कह रहा है कि उसकी कैपेसिटी अगर समान होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटी अगर इक्वल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी करंट क्या होगा कि सप्लाई होते रहेगा। क्या समान होना चाहिए, ये थर्ड नंबर आपका पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि विभव, अगर दोनों कंडक्टेंस जो आवेशित वस्तु है वो दोनों में क्या होना चाहिए कि विभव पोटेंशियल जो है अगर इक्वल हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि करंट जो है प्रवाहित नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि तापमान में वृद्धि के साथ कहता है कि अर्धचालक जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर में अगर मान लीजिए कि उसके टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या होगा, ये उल्टा होता है किसके,
रेजिस्टेंस के। सेमी, ये मतलब कि यदि सेमी कंडक्टर रख दिया, सेमी कंडक्टर में अर्धचालक की बातें कर रहा है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध करता है। अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, अगर उसमें मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसका प्रतिरोध जो होता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हो गया ना, तो उसका इस्तेमाल जो होता है करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जो है स्पेस अंतरिक्ष यान जो होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो घटता चला जाता है, और वो अधिक जो है कंडक्टिविटी होते चला जाता है, उसकी चालकता क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसमें कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर में होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। अच्छा, तो इतना क्वेश्चन जो है आपके लिए अभी तक के लिए लेकर के आए थे बेसिक इलेक्ट्रिकल से। अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्त कि हम कंप्लीट करा देंगे, पूरी तरह से आपका क्या होगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्या कीजिएगा कि जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपको एएलपी सीबीटी2 के एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो टेलीग्राम पे ही सेंड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाएगा। वहां पे क्या होगा कि पीडीएफ सेंड कर देंगे, आराम से वहां पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है इस बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस, उसको नेक्स्ट डे हम कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल कीजिए क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद।